बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 11th क्लास फिज़िक्स जो कि न्यू बुक आई है, उसके चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो कोशिश की है कि जितने इजी आपके लिए आंसर इसमें दिए जा सकें डिफरेंट सोर्सेज से या अपने माइंड से कुछ बनाकर। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये आंसर आपको इजी लगे हैं या नहीं लगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या इरशाद फरमाता है, सबसे पहले वो देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कोहेसिव फोर्सेस एंड विस्कोसिटी। अब देखिए, वैसे तो ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आ ही चुके होंगे, बट देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस फर्स्ट। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? कोहेसिव फोर्सेस आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्सेस। और molecules of the same substance, these forces hold the molecules together in solid or liquid। solid और liquid में molecules को जो आपस में force जोड़े रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? cohesive forces या intermolecular forces। ओके हो गया, मतलब जोड़ने वाली फोर्स, मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली फोर्स। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, द फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। एक कोई ड्रॉप ऑफ वाटर ले, उसमें जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होगी उसको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आपके पास होती है कि विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अब जो फ्लूइड होता है ना, आपको पता है फ्लूइड क्या, लिक्विड होगी, गैसेस होगी, इनको हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो अब उसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास फ्लूइड की लेयर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फ्लूइड की लेयर्स हैं। अब इन फ्लूइड्स की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है, इन फ्लूइड्स की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन इफेक्ट होता है, मतलब आपस में ना ऐसे स्लाइड करते हुए आपस में एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं, एक दूसरे के ऊपर से क्या करती हैं? स्लाइड करते हुए गुजरती हैं। तो लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक हो गया। अब विस्कोसिटी अगर आप हनी की देखें तो वो स्लो मूव करती है, उसकी जो लेयर्स हैं, फ्लूइड की लेयर्स हैं, उसके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा है। और अगर आप वाटर को देखें तो वाटर को अगर आप ऐसे गिलास को ऐसे उंडेल दें तो वाटर एकदम से नीचे आ जाता है। इसका मतलब है, ठीक है, वाटर की जो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो कम है, हनी की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा है। तो विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड opposes their relative motion। it is often called internal friction of the fluid। इसको हम अक्सर internal friction of the fluid B कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ हनी, ठीक है, या लेयर्स ऑफ फ्लूइड या लेयर्स ऑफ वाटर। ठीक है, आप इसमें इस तरह से एग्जाम्पल को इसकी दे सकते हैं, इश्यू नहीं है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड। इजी है, बहुत इजी तरीन है। स्ट्रीमलाइन, अच्छा, जब भी कहा जाए ना कि डिफरेंशिएट है तो कोशिश किया करें कि ऐसे बीच में एक अदद लाइन लगाएं और स्ट्रीमलाइन फ्लो का इधर लिखें, टर्बुलेंट फ्लो का इधर लिखें, एक ही पेज के ऊपर। ठीक है, कोशिश करें कि इस तरह से ना इसको पार्टिसिपेशन करके कुछ इधर लिखे। ओके हो गया। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो सबसे पहले देखते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? फ्लो इज स्मूथ एंड ऑर्डरली। ये कुछ अगर फ्लूइड स्मूथली फ्लो कर रहा है या ऑर्डरली, ठीक है, स्मूथ एंड ऑर्डरली फ्लो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? फ्लो इज रफ एंड डिसऑर्डरली। ये रफ होता है और डिसऑर्डर होता है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या है? लेयर्स ऑफ फ्लूइड डू नॉट मिक्स। कि लेयर्स ऑफ फ्लूइड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होती। लेयर्स ऑफ फ्लूइड क्या करती है? एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ऐसे अपने अपनी लाइन में चलती जाती है। ठीक है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? लेयर्स ऑफ फ्लूइड मिक्स विद ईच अदर, आपस में मिक्स हो जाती है। स्ट्रीमलाइन में क्या होता है? पार्टिकल्स मूव अलोंग फिक्स्ड पाथ। कि जो पार्टिकल्स होंगे वो फिक्स्ड पाथ के अलोंग क्या करेंगे? मूव करेंगे। बस फॉर एग्जांपल ये कर्व्ड पाथ है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा? इधर आएगा, फिर ये 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 इधर आएगा। मतलब कि जो पार्टिकल है वो उस पाथ को फॉलो करेगा जो उसके आगे वाले पार्टिकल ने फॉलो किया है। अब ये नहीं होगा कि ये पार्टिकल मूव करता करता इधर निकल जाए, नहीं, उसी पाथ पे ऐसे ऐसे आएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा फ्लो होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? पार्टिकल्स मूव इन रैंडम पाथ, रैंडम पाथ में ये मूव करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है।
वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज कांस्टेंट। स्ट्रीमलाइन फ्लो में किसी भी एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी आप लेंगे तो वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, वेलोसिटी एट अ पॉइंट कीप्स चेंजिंग। टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी जो है वो कीप्स चेंजिंग, मतलब चेंज होती रहती है अगर आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहें तो। फॉर एग्जाम्पल स्लो फ्लोइंग वाटर इन अ पाइप, ये एग्जाम्पल्स लास्ट में बस आपने लिख देनी है। अगर जो वाटर है वो स्लोली फ्लो कर रहा हो पाइप के अंदर तो ये कौन सा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होता है, फास्ट फ्लोइंग रिवर और स्मोक ऑफ सिगरेट। जो स्मोक ऑफ सिगरेट होता है वो भी कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो है। जो फास्ट फ्लोइंग रिवर है वो भी क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। उसमें भी ये पिछली वो चारों प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज प्रेशर चेंजेस विद डेप्थ इन फ्लूइड। कि जब आप फ्लूइड की डेप्थ में जाते हो, मतलब कि वाटर है उसकी डेप्थ में आप जाते हो, तो प्रेशर किस तरह से चेंज होगा। तो इसका आंसर बहुत ही इजी सा है। किस तरह से वो चीज देखते हैं, प्रेशर इन अ फ्लूइड इंक्रीजेस विद डेप्थ। कि अगर आप फ्लूइड के अंदर जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वाटर की वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे, वो चीज देखते हैं। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने फ्लूइड के अंदर प्रेशर जो है वो फाइंड करना हो तो इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ओके हो गया, ये हम चैप्टर के अंदर जाहिर सी बात है देख के आ चुके हैं, जिसमें पी नॉट क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, डेप्थ बिलो द सरफेस। ठीक है, कि मतलब वाटर के अंदर आप कितनी गहराई के अंदर है। उसके बाद एज डेप्थ इंक्रीजेस द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव इंक्रीजेस, सो प्रेशर इंक्रीजेस। अच्छा, जब भी आप फ्लूइड के अंदर जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर जो वेट है फ्लूइड का वो इंक्रीज हो जाता है। जाहिर सी बात है, जितनी गहराई में जाएंगे उतना आपके ऊपर फ्लूइड ज्यादा आता जाएगा, उतना वेट ज्यादा आता जाएगा, तो प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, सो व्हेन यू डाइव डीप इन वाटर यू फील मोर प्रेशर ऑन योर ईयर्स। ठीक है, जब भी आप अंदर जाते हैं पानी के अंदर तो आप प्रेशर ज्यादा फील करते हैं। ठीक है, जितनी आप गहराई में जाते हैं। ठीक है, कानों के ऊपर भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज वेरिएशन इन प्रेशर रिलेटेड टू स्पीड ऑफ फ्लूइड। यानी कि प्रेशर और स्पीड में क्या रिलेशन है। देखिए, बर्नौलीज ने बड़ी बेहतरीन बात कही थी, वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो, जहां पर स्पीड ऑफ फ्लूइड हाई वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इन अ मूविंग फ्लूइड प्रेशर डिक्रीजेस when speed increases and pressure increases when speed decreases। इसकी ढेर सारी एप्लीकेशन आप चैप्टर के अंदर सारी सी बातें पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि दो पेजेस हैं, उसके दरमियान में ऐसे फूंक मारो तो क्या होगा, वो पेजेस आपस में करीब आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि दरमियान में फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो उनको उनके ऊपर बाहर से एक धक्का सा लगता है और ऐसे करीब एक दूसरे के आते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा होता है। और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, बॉल स्विंग ऑफ अ बॉल, या जो विंग ऑफ एयरप्लेन के ऊपर जो ऊपर लिफ्ट लगती है जब वो मूव करता है। ठीक है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद दिस इज गिवन बाय बर्नौलीज इक्वेशन, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप सबको पता होना चाहिए। बर्नौलीज इक्वेशन में हम ये इक्वेशन डिराइव करके आ चुके हैं। ठीक है, अब हम अपने छोटे से बोर्ड को बीच में लेके आते हैं, क्योंकि इसी इसी क्वेश्चन का जो हाफ पार्ट है वो इसके ऊपर है। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से रखते हैं, फॉर अ हॉरिजेंटल फ्लो H इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर पाइप जो है हॉरिजेंटल सरफेस पे पड़ा हुआ है तो हॉरिजेंटल फ्लो हो रहा है, उसमें H क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये नहीं है कि हाइट यहां से इंक्रीज है यहां से डिक्रीज है, भाई कांस्टेंट हाइट है। तो फिर क्या होगा, इफ स्पीड इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, इफ स्पीड डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, हमें पहले से पता है, हम देख के आ चुके हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं, एयर ब्लोज फास्टर ओवर द टॉप ऑफ एन एयरप्लेन विंग। जाहिर सी बात है, एयर फास्टर फ्लो करेगी तो लो प्रेशर हो जाएगा, बिलो हमारे पास क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, क्रिएटिंग लिफ्ट, जिसकी वजह से उसके ऊपर की तरफ एक लिफ्ट मिलेगी। यानी अगर ये हमारे पास एयरप्लेन का विंग है, जहाज का पर है, तो उसके ऊपर वाली साइड पे एयर फास्टर मूव करती है। एयर फास्टर मूव करने की वजह से ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। जब ऊपर प्रेशर कम हो जाता है तो नीचे जो एयर है वो स्लो मूव करती है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होता है नीचे की तरफ पर के। तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो इसको ऊपर की तरफ एक लिफ्ट मिलती है। ठीक है, तो वो भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये, वेयर द स्पीड इज हाई, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर विल बी लो। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ द फ्लो रेट इज रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्लो रेट क्या है।
फ्लो रेट हमारे पास होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसको हम कहते हैं A इंटू वी। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर से, और ये किसके इक्वल होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू स्पीड ऑफ फ्लूइड या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के। अब v/2 को मैंने फ्लो रेट लिख दी है, सॉरी v/2 कह रहा हूं, v/t को मैंने फ्लो रेट लिख दिया है, और फ्लो रेट इज इक्वल टू a इंटू वी उसी तरह। सही है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उसने कहा है कि फ्लो रेट जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी के साथ किस तरह से रिलेटेड है। भाई फ्लो रेट इस तरह से रिलेटेड है कि फ्लो रेट इज इक्वल टू ए इंटू वी होता है। अब इसमें क्या है? फ्लो रेट इज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड, कि पाइप के अंदर अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किसी पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसको हम कहते हैं फ्लो रेट। अगर 1 सेकंड के अंदर ज्यादा फ्लो कर रहा है फ्लूइड तो फ्लो रेट कम, फ्लो रेट ज्यादा है। अगर किसी पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कम जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कम अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो फिर हमारे पास फ्लो रेट कम होगा। ओके हो गया। अच्छा, अब किस किस चीज पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड। ठीक है। सिंपलर रूल क्या है? इफ पाइप इज वाइडर, पाइप अगर खुला होगा तो फ्लो स्लो हो जाएगा। इफ पाइप इज नैरोअर, पाइप अगर क्लोज होगा तो फ्लो फास्ट हो जाएगा। ये हमें खुद को ही पता है किस तरह से। पुट योर थंब ऑन अ होस पाइप, ओपनिंग बिकम स्मॉलर, स्मॉल वाटर कम्स आउट फास्ट। कि अगर आप पौधों को पानी दे रहे हैं और आप पाइप के आगे ऐसे अपना थंब रख देते हैं तो फ्लो, जो फ्लूइड की स्पीड है वो क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया है। इस वजह से वो कहता है कि अगर पाइप वाइडर होगा तो फ्लो स्लोअर होगा, अगर पाइप नैरोअर होगा तो फ्लो फास्टर होगा। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हम देखते हैं कि हमसे क्या इरशाद फरमाता है। हाउ डू यू स्टडी द वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ होज विद वेरिंग डायमीटर। अब देखिए सीक्वेंस देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा है कि स्पीड ऑफ फ्लूइड और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा है क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड के दरमियान रिलेशन। ठीक है, क्योंकि फ्लो रेट इज इक्वल टू ए टू वी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है कि स्पीड ऑफ फ्लूइड यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और आपके पास डायमीटर ऑफ होज या डायमीटर ऑफ पाइप के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ फ्लूइड या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के साथ तीनों चीजों के रिलेशन देख रहा है कि डायमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया या प्रेशर का क्या रिलेशन आता है। तो इस वजह से वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ होज विद वेरिंग डायमीटर, तो डायमीटर के साथ रिलेशन पूछा है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम सबको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास क्या है? ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/a, मतलब v को इधर ही रहने दें, a को नीचे आके डिवाइड करा दें, मतलब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a। इस तरह से कर सकते हैं ना? कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/a इसको बना के हमने इसे साइड पे ऐसे लिख दिया। अब यहां पे देखिए किसी तरीके से मैंने इसको डायमीटर बीच में इन्वॉल्व करना है। अब एरिया आपके पास क्या होता है? एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आर क्या है? रेडियस है, और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, डी डायमीटर है। तो आर की जगह मैं लिख दिया d/2, आर की जगह मैंने लिख दिया d/2। अब आर स्क्वायर है तो d/2 का स्क्वायर, तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे d²/4 हो जाएगा। अब d²/4 है, 4 नीचे डिवीजन में आ रहा है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/πd²। अब अगर यहां पर देखें तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट 4/πd², तो कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है v इनवर्सली पोर्शन है d² के, इन स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के। इसका मतलब है कि अगर डायमीटर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि सो स्पीड ऑफ फ्लूइड वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। अगर डायमीटर इंक्रीज होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। इसी तरह डायमीटर डिक्रीज होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो v इनवर्सली पोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के। ये रिलेशन आपने फाइंड करना था और ये बताना था। ठीक है, तो होप्स हो कि ये आसान सा मैथमेटिकल है, समझ आ ही गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Why does an object float or sink according to Archimedes principle? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट क्यों करता है और सिंक क्यों करता है, मतलब तैरता क्यों है और डूब क्यों जाता है। ठीक है, तो वैसे तो इसका मैं कंप्लीट लेक्चर अपलोड करके आ चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर उसको शॉर्टली समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक बेस्ड ऑन द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट,
कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर बायोंट फोर्स कितनी लग रही है। देखिए अगर ना हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, शिप है, ठीक है, ये हमारे पास शिप है। अब इसकी जो वेट की फोर्स है वो किधर लग रही होती है, डाउनवर्ड लग रही होती है, और इसके ऊपर जो बायोंट फोर्स है वो किधर लग रही होती है, अपवर्ड लग रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर पाता है वाटर के ऊपर। अच्छा, अब इसमें प्रिंसिपल क्या यूज होता है, कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड बायोंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब ये ऑब्जेक्ट यानी जब ये शिप वाटर के अंदर जाएगा तो काफी वाटर डिस्प्लेस करेगा। उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का मतलब जिसके ऐसे हम डिप करेंगे ना इसको वाटर के अंदर, तो कुछ पानी क्या करेगा, ऐसे डिस्प्लेस करेगा, ऐसे साइडों में डिस्प्लेस, साइड पे जो महाराज साहब आ रहे हैं, तो उस डिस्प्लेस वाटर का जितना वेट होगा उतनी इस पे बायोंट फोर्स अपवर्ड लगेगी। ओके हो गया, तो ये चीज याद रखनी है। अब फ्लोट कब करेगा, कहते हैं इफ द ऑब्जेक्ट्स वेट लेस देन बायोंट फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट में शिप ले रहा हूं, अगर इस ऑब्जेक्ट का ये जो वेट है ये बायोंट फोर्स से कम हो, ये बायोंट फोर्स से कम हो मतलब अपवर्ड बायोंट फोर्स ज्यादा लग रही हो, तो फिर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। डूबेगा कब, सिंक कब करेगा, जब ऑब्जेक्ट का वेट बायोंट फोर्स से ज्यादा हो जाए। जब ऑब्जेक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल आप इस जहाज को ना मट्टी से भर दो इस जहाज को, इस शिप को मट्टी से भर दो, और इतना भर दो कि इसका जो वेट है वो बायोंट फोर्स से ज्यादा हो जाए, बायोंट फोर्स इस पे अपवर्ड लग रही है उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर ये क्या करेगा, शिप डूब जाएगा। ओके हो गया। बैलेंस कब रहेगा, इफ द ऑब्जेक्ट वेट इज इक्वल टू बायोंट फोर्स, कि जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बायोंट फोर्स होगा तब ये ऐसे बैलेंस रहेगा, बस। ओके हो गया। तो यही उससे पूछा हुआ था कि व्हाई डज, क्यों ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करते हैं और सिंक करते हैं, तो भाई ये रीजन है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं। और शिप फ्लोट क्यों करता है, शिप इज प्लेस्ड इनफ वाटर टू क्रिएट लार्ज बायोंट फोर्स। और नेल डूब क्यों जाता है, कील डूब क्यों जाता है, व्हाइल नेल सिंक्स बिकॉज इट डिस्प्लेसेस लेस वाटर। ओके हो गया। अच्छा, इसका डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। तो ये भी आप एक विषय में पॉइंट ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें, वरना इतना आंसर भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज आर्किमिडीज रिपोर्टेडली डिस्कवर द प्रिंसिपल दैट बियर्स हिज नेम। आपको पता है कि ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसने ये जो प्रिंसिपल डिस्कवर किया था ये अचानक कर लिया था, मतलब एकदम से डिस्कवर हो गया था। कब डिस्कवर था, वॉशरूम में ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है, व्हेन ही इज टेकिंग बाथ। तो कैसे डिस्कवर हुआ था वो चीज देखते हैं। पहले थोड़ी सी इसकी स्टोरी सुन लें कि जो तब का बादशाह था उसने क्या किया, अपना जो क्राउन था, जो उसका वो ताज था, वो सोने का बना हुआ था, और इसने इसको चेक करने के लिए दिया क्या ये प्योर गोल्ड है या नहीं है, ठीक है। अब आर्किमिडीज परेशान होगा कि मैं इसको कैसे चेक करूं, मैं इसको कैसे चेक करूं। तो फिर ये क्या क्या कर रहा था, एक दिन बाथ टब के अंदर नहा रहा था, ठीक है। जब बाथ टब के अंदर नहा रहा था तो इसने क्या किया कि ऐसे जब बाथ टब के अंदर गया तो सारा पानी ना, काफी ज्यादा पानी ऐसे बाहर की तरफ आया। तो ये जो है वो नेकेड ही जो है ना वो ऐसे स्ट्रीट के अंदर भागना शुरू हो गया, यूरिका यूरिका यूरिका, ये ऐसे कहते हुए, ठीक है, जिसका मतलब होता है आई फाउंड इट, कि मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से उसने ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कवर किया था कि जितना बॉडी का पार्ट पानी के अंदर गया उतना ही पानी जो है वो डिस्प्लेस हुआ, उतना ही पानी टब से बाहर आया। तो फिर उसने इस चीज को लेकर इस पे तहकीक की और वो सारी चीजें फाइंड की, ठीक है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल में है ही है कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट के फ्लूइड में डालने से उतनी उस पर बायोंट फोर्स अपवर्ड लगेगी। तो आर्किमिडीज डिस्कवर द प्रिंसिपल व्हाइल टेकिंग अ बाथ। He noticed that when he stepped into the tub water, आगे फिर क्या हुआ वो चीज हम देख लेते हैं। Into the tub water overflowed, ठीक है। He noticed the tub water overflowed, ठीक है। जब वो क्या हुआ, जब वो इस वाटर के अंदर गया, जब वो टब के अंदर गया, he realized that, तब उसने रियलाइज क्या किया, that the volume of water displaced equal to the volume of the part of his body immersed। जितना इसका पार्ट ऑफ बॉडी उस पानी के अंदर गया था उतना ही जो वाटर है वो डिस्प्लेस हुआ। एक्साइटेड बाय दिस, खुश हुआ भाई, ही रेन नेकेड थ्रू द स्ट्रीट्स शाउटिंग यूरिका यूरिका, आई फाउंड इट, आई फाउंड, आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट, कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। सारी सी बात, अब बेचारा साइंटिस्ट है, सोचते रहते हैं, हमारी तरह थोड़ी है ना के आगे।
तो मतलब वो सोचता है कि ऐसा क्यों है, फिर वो कहता है ओहो जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। जाहिर सी बात है उसके जहन में 100 क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो मिल गया उसको आंसर। फिर वो कहते हैं ही लेटर यूज्ड दिस आइडिया टू चेक वेदर द किंग्स क्राउन हैज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। बाद में उसने इस आइडिया को यूज किया कि जो किंग्स का क्राउन है क्या वो प्योर गोल्ड का बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ठीक है, उसकी एक अलग स्टोरी है कि वो उसमें फिर किस तरह से फाइंड किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या इरशाद फरमाता है। व्हाई स्टैंडिंग नियर फास्ट मूविंग ट्रेन इज डेंजरस, एक्सप्लेन ब्रीफली। कि फास्ट मूविंग ट्रेन है उसके करीब मत खड़े हुआ करें भाई। क्यों ना खड़े हुआ करें सर, भाई ये डेंजरस है, क्यों डेंजरस है वो चीज देखते हैं। पर्सन नियर फास्ट मूविंग ट्रेन इज इन डेंजरस जोन। अगर कोई फास्ट मूविंग ट्रेन के करीब खड़ा हुआ है तो ये डेंजर जोन है। क्यों है? When fast moving train passes near the person, speed of air between train and the person increases. अच्छा, जब ना आप ट्रेन के बिल्कुल करीब खड़े होंगे तो जो फास्ट मूविंग ट्रेन के करीब खड़े होंगे तो आपके और फास्ट मूविंग ट्रेन के दरमियान में जो एयर है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। आपके और फास्ट मूविंग ट्रेन के दरमियान में जो स्पीड है वो स्पीड है एयर की, वो ज्यादा हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से हमें बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या कहता है? वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो, बर्नौलीज ने हमें कहा था। तो इसे होगा क्या? सो प्रेशर बिटवीन ट्रेन एंड द पर्सन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से ट्रेन और पर्सन के दरमियान जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। हेंस लार्ज प्रेशर बिहाइंड द पर्सन पुशेस हिम टुवर्ड द ट्रेन। तो जो पर्सन के पीछे जो लार्ज प्रेशर है वो उसको ट्रेन की तरफ धकेलेगा। कहने का मकसद ये है कि पर्सन और ट्रेन के दरमियान एयर जो है वो काफी स्पीड में फ्लो करेगी, जिसकी वजह से पर्सन और ट्रेन के दरमियान जो प्रेशर है वो काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पीछे का ज्यादा प्रेशर है वो उसको ट्रेन की तरफ धकेलेगा। तो वो जाहिर सी बात है उसको ट्रेन की तरफ जा गिरने के फिर चांस है, डेंजरस है। तो इस सेंस में क्या है, ये डेंजरस है। ओके हो गया। प्रेशर डिफरेंस की वजह से दरमियान में प्रेशर ज्यादा हो गया, पीछे दरमियान में प्रेशर कम हो गया, पीछे प्रेशर ज्यादा हो गया, उसको एक धक्का से लगा तो ट्रेन की तरफ उसके गिरने के चांसेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर सम पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ सुपर फ्लूइडिटी। अच्छा, अब सुपर फ्लूइड क्या होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सुपर फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं कि जिनकी विस्कोसिटी सर्टेन टेम्परेचर पर जीरो हो जाती है। मतलब कि इनका जब टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं करते जाते हैं तो एक टाइम आता है कि जब इनकी विस्कोसिटी जीरो हो जाती है तो ये सुपर फ्लूइड बन जाते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि हम इनकी जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है कूलिंग ऑफ सुपरकंडक्टर, सुपरकंडक्टर्स को कूल करने के लिए। लिक्विड हीलियम विच बिकम सुपर फ्लूइड एट वेरी लो टेम्परेचर। लिक्विड हीलियम क्या है? एक सुपर फ्लूइड बन सकता है जब बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए। इज यूज टू कूल सुपर कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को कूल करने के लिए यूज होता है इन एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स में एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। ठीक है, तो एमआरआई में और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट्स होते हैं उनको कूल करने के लिए हम सुपर फ्लूइड यूज करते हैं। कौन सा? लिक्विड हीलियम। नेक्स्ट आता है हाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन जायरोस्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ग्रेविटी एंड रिलेटिविटी। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट्स में भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टडिंग क्वांटम मैकेनिक्स। सुपर फ्लूइड्स हेल्प्स फिजिस्ट ऑब्जर्व क्वांटम इफेक्ट्स एट अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। अच्छा, कुछ ना आप इनके जस्ट पॉइंट्स इनको आप पढ़ लें, क्योंकि इनकी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो भाई क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा डिटेल है, जायरोस्कोप का एक वो पूरा टॉपिक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से जस्ट ये आप एक एक लाइन इनकी याद रखें। उसके बाद है लीक टेस्टिंग। आपको पता है जब सुपर फ्लूइड बन जाता है, विस्कोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये जो है वो काफी जो अगर बारीक स्पेसिस भी हैं ना तो उनमें से भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी है ही नहीं है, इसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो है ही नहीं है, वो जीरो है। तो इस वजह से ये काफी स्मॉल स्पेसिस में से भी निकल जाता है। तो हम इसको लीकेज टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। सिंस सुपर फ्लूइड कैन फ्लो थ्रू अ टाइनी ओपनिंग्स, इट इज यूज टू डिटेक्ट लीक्स इन वैक्यूम सिस्टम्स एंड सील्ड कंटेनर। तो वैक्यूम सिस्टम और सील्ड कंटेनर्स में अगर कोई लीकेज वगैरह है तो हम उसको सुपर फ्लूइड की मदद से टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। होप्स हो कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस, राइट डाउन देयर एसआई यूनिट्स।
आपने बताना है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और यंग्स मॉडुलस का बताना है और इनकी एसआई यूनिट्स का भी बताना है। तो स्ट्रेस देखिए सबसे पहले क्या होता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा देखिए, अगर आप किसी यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉल है, आप उसको ऐसे स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं उसको, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन देखिए प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है। स्ट्रेस में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो शेप, वॉल्यूम या लेंथ का, जो भी आपका रबड़ है या बॉल है या जो भी है, उसकी शेप में चेंज आना लाजमी है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को खींच रहे हैं तो लेंथ में चेंज आना लाजमी है, अगर किसी चीज को स्क्वीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम या शेप में चेंज आना लाजमी है, ठीक है। तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। अगर अगर आप एक ब्लॉक है, एक ईंट है, अगर आप उसको ऐसे दबा रहे हैं लेकिन शेप में चेंज नहीं आ रहा, तो ये फिर क्या है, ये प्रेशर है। तो स्ट्रेस में जो है वो लेंथ, वॉल्यूम या शेप में चेंज आना लाजमी है, ठीक है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक सर्टेन एरिया के ऊपर आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सिग्मा से इसको हम शो करते हैं। ऐसे यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आर पास्कल भी हम इसको कहते हैं। आप देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो प्रेशर की भी यूनिट होती है, पास्कल तो प्रेशर की भी यूनिट होती है। तो क्या प्रेशर और स्ट्रेस सेम चीजें हैं, तो तकरीबन सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। तो जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वही स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है। फर्क क्या है कि स्ट्रेस में लेंथ, वॉल्यूम में, शेप में चेंज आना लाजमी है। ओके हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रेन। अब देखिए अगर आप रबर को खींच रहे हैं, रबर को खींच रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। मैंने ऐसे रबर को खींचा तो इसकी लेंथ में चेंज आया, कितना चेंज आया, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। तो स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। ओके हो गया। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर स्ट्रेन का आप फार्मूला देखें ना तो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ की यूनिट भी मीटर, नीचे वाली लेंथ की भी यूनिट भी मीटर, तो मीटर मीटर से कट गया, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। तो इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट आता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस रेशियो होती है टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, लेंथ में चेंज आता है। जैसे आप अगर स्प्रिंग को या रबर को ऐसे खींच रहे हैं तो उसकी लेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो आपने जो स्ट्रेस अप्लाई किया वो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, और जो उसमें स्ट्रेन आई है वो टेंसाइल स्ट्रेन होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ये जो रेशियो होती है इसको हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके हो गया। अब टेंसाइल स्ट्रेस की जो यूनिट है वो तो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की नो यूनिट, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। अगर स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट वही होगी जो टेंसाइल स्ट्रेस की है। यानी स्ट्रेस की और मॉडुलस, कोई भी मॉडुलस है, या यंग्स है, चाहे बल्क मॉडुलस है, चाहे शेयर मॉडुलस है, उसकी जो यूनिट होगी वो स्ट्रेस की जो यूनिट है वही होगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है। सिंस स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, सो यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम एज स्ट्रेस। को क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और पास्कल। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी। होप्स हो कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जितने इस वीडियो में आपको बताए गए हैं वो सारे आपको समझ आ गए होंगे और आपने नोट कर लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।